कहा जाता है कि पहाड़ों में 12 महीने मौसम जाड़ों का रहता है। केदारनाथ में भी सर्दियों ने दस्तक देती है और यही वजह है कि कुछ ही दिनों में अब बाबा केदार के कपाट बंद हो जाएंगे। लेकिन उपचुनाव के मद्देनजर केदारनाथ में सियासी पारा भी चढ़ा हुआ है। बीजेपी विधायक शैला रानी रावत के निधन के बाद खाली हुई केदारनाथ सीट पर 20 नवंबर को मतदान होगा। दोनों मुख्य दलों कांग्रेस और बीजेपी ने उपचुनाव के उम्मीदवारों का ऐलान किया। कांग्रेस ने एक बार फिर मनोज रावत पर भरोसा जताया, तो वहीं बीजेपी ने भी पूर्व विधायक आशा नौटियाल को उपचुनाव के मैदान में उतारा है। आशा नौटियाल बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। दोनों ही दल अपने अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए मैदान में उतर गए हैं। और देखिए, केदारनाथ सीट को लेकर जहां कांग्रेस ने मनोज रावत पर भरोसा जताया है, तो वहीं आशा नौटियाल को बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा है। मनोज रावत वर्सेस आशा नौटियाल इस केदारनाथ उपचुनाव सीट को लेकर देखने को मिलेंगे। दोनों ही पार्टियां अपनी ओर से पूरी दमखम के साथ इस चुनाव को लेकर जुटी हुई हैं। इस एक सीट को लेकर जो काफी महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है, क्योंकि बीजेपी इस सीट को 3 बार जीत चुकी है। बात कांग्रेस की करें तो कांग्रेस इस सीट पर 2 बार जीती है। अब कांग्रेस कहीं ना कहीं चाहती है कि तीसरी बार भी वो ये सीट जीते, ताकि बराबर जीत दोनों के बीच में हो सके। और ऐसे में देखिए, बीजेपी कांग्रेस में उपचुनाव की जो जंग है वो कहीं ना कहीं तेज हो गई है। इसी को देखते हुए मनोज रावत वर्सेस आशा नौटियाल इस पूरे उपचुनाव में देखने को मिल रहा है। केदारनाथ सीट काफी अहम सीट मानी जा रही है। कांग्रेस ने जहां मनोज रावत को टिकट दिया है, तो वहीं आशा नौटियाल पर बीजेपी ने भरोसा जताया है। कांग्रेस इस सीट को बिल्कुल भी गंवा नहीं सकती है और इसी सीट को देखते हुए कांग्रेस ने कई बार दिल्ली में भी मंथन किया और साथ ही साथ कांग्रेस उत्तराखंड में भी मंथन करती हुई बार बार नजर आई है। और देखिए, केदारनाथ में अब सियासी पारा चढ़ गया है। कांग्रेस ने मनोज रावत जी को अपने प्रत्याशी के तौर पर उतारने का निर्णय किया है और मनोज रावत जी पहले भी वहाँ के विधायक रहे हैं। वहाँ की जो टोपोग्राफी है, वहाँ के लोग हैं, उनसे उनका मिलना जुलना है, उनसे उनके बीच में उठते बैठते हैं, उनको जानकारियाँ भी हैं और मुझे लगता है कि पूरा कार्यकर्ता इंटैक्ट है। और जिस तरीके से आपने देखा होगा बीजेपी में लोग सिरफटोल हो रही है, आज भी बयान में कुछ देख रहा था, लेकिन वहीं कांग्रेस के सभी लोग एकजुट हैं और गोदियाल जी ऑलरेडी वहाँ चले गए हैं, कुंवर सजवान वहाँ लग गए हैं, लक्ष्मण रावत वहाँ लग गए हैं, शशि सेमवाल वहाँ लगी हुई हैं और भी बहुत साथी हमारे ऐसे हैं जो वहाँ इस समय कल की नॉमिनेशन की तैयारी में लगे हुए हैं। तो निश्चित तौर पर मनोज रावत मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस इसको बहुत मजबूती से इस चुनाव को लड़ेगी। और देखिए, केदारनाथ सीट पर उपचुनाव की जंग तेज। आशा नौटियाल जो बीजेपी से प्रत्याशी उतारी गई है, मनोज रावत जो कांग्रेस से प्रत्याशी उतारे गए हैं, दोनों के बीच में उपचुनाव की जंग कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी। और ऐसे में बीजेपी ने जहां आशा नौटियाल पर भरोसा जताया, तो वहीं कांग्रेस ने एक बार फिर से मनोज रावत पर दांव खेला है। और इन दोनों के बीच में देखना होगा कि किस तरीके से ये दोनों चुनावी मैदान में उतरते हैं और जनता आखिर किस पर भरोसा करती है। और चलिए, इसी पर ज्यादा चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, तुषार हमारे साथ जुड़ चुके हैं देहरादून से, साथ ही उखीमठ से हमारे साथ कुलदीप राणा लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तुषार आपके पास आएंगे, क्योंकि देखिए लगातार केदारनाथ उपचुनाव सीट को लेकर जो सरगर्मियां कहीं थी कि आखिर कांग्रेस किसको प्रत्याशी बनाएगी, उससे पर्दा हट चुका है। मनोज रावत पर एक बार फिर से भरोसा कांग्रेस ने जताया है। इसको किस तरीके से देखा जा सकता है, क्योंकि देखिए इस सीट पर 3 बार बीजेपी ने जीत दर्ज की है और अब कहीं ना कहीं कांग्रेस भी हैट्रिक लगाने की तैयारी कर रही है। देखिए, बिल्कुल अगर दोनों ही प्रत्याशियों की बात की जाए तो पहले ही संभावित था कि इन दोनों ही प्रत्याशियों पे जो बड़ी राजनीतिक पार्टी है भाजपा और कांग्रेस, वो अपना दाव खेलेगी। और भारतीय जनता पार्टी ने आशा नौटियाल पर अपना दाव खेला है। 2002 और 2007 में वो वहाँ की विधायक रह चुकी है और 2012 में उन्होंने शैला रानी जब कांग्रेस में थी उस वक्त उनसे चुनाव लड़ा था। भारतीय जनता पार्टी में उन्हें 2012 में भी भरोसा दिखाया था, उन्हें प्रत्याशी के रूप में उतारा था, लेकिन उन्हें वहाँ से शैला रानी रावत से हार मिली थी। उस वक्त कांग्रेस पार्टी में शैला रानी रावत थी और जब 2017 का चुनाव हुआ तो शैला रानी 2016 की माफ़ कीजिएगा 2016 में जब हरीश रावत की सरकार टूटी तो शैला रानी कांग्रेस से बगावत कर भारतीय जनता पार्टी उन्होंने ज्वाइन करी और 2017 का जब चुनाव हुआ तो इसी शर्त के साथ वो यहाँ पर आई थी। भारतीय जनता पार्टी उन्होंने शामिल करी थी कि वो केदारनाथ से चुनाव लड़ेगी। तो फिर 2017 में शैला रानी को टिकट दिया गया और उनके सामने जो प्रत्याशी था वो मनोज रावत था। उस दौरान जो आशा नौटियाल थी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन
मन छोड़ दिया था और निर्दलीय वहाँ से चुनाव लड़ा था। अगर 2017 के समीकरण की मैं बात करूँ तो मनोज रावत ने वहाँ पर सीट जीत हासिल करी थी। दूसरे नंबर पे कुलदीप रावत वहाँ पर रहे थे जो निर्दलीय हैं और अब जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। 2022 के वक्त जब लोकसभा, माफ़ कीजिएगा, 2023 से 24 में जब लोकसभा चुनाव के वक्त कुलदीप रावत भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन हुए और तीसरी रैंक में जब ये आपकी आशा नौटियाल आई थी तो कहा जा सकता है कि काफ़ी टफ मुकाबला देखने को मिला। 2022 में शैला रानी रावत को भारतीय जनता पार्टी ने एक बार और फिर मौका दिया। उस वक्त जो महिला मोर्चा की अध्यक्ष रही वो आशा नौटियाल रही। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि समीकरण वही रहा। मनोज रावत कांग्रेस से एक बार फिर मौका दिया गया था 2017 के बाद, लेकिन शैला रानी ने भारी जीत वहाँ पर अर्जित करी। तो कहा जा सकता है पहले से ही संभावित था कि मनोज रावत पर भरोसा दिखाएंगे और साथ साथ आशा नौटियाल पर यहाँ पर दाव खेला जाएगा, क्योंकि पुराने खिलाड़ी हैं दोनों। कांग्रेस की अगर बात की जाए 2017 से 22 के बीच में मनोज रावत वहाँ के विधायक रह चुके हैं। इससे पहले कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी उन्हें मिल चुकी है वहाँ से कांग्रेस पार्टी के तौर पर। तो कहा जा सकता है कि दोनों ही जो प्रत्याशी हैं उन्होंने उन पर पूरी तरह से दाव खेलना दोनों ही पार्टियों को बनता था और ऐसे में संभावना भी थी कि दोनों ही चुनाव लड़ेंगे। पहले से तैयारियां चल रही थी, दोनों ही अपने फ्रेम में कार्य करते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों का नामांकन आज भरा जा चुका है। अब जनसभाएं चल रही हैं। एक तरफ पुष्कर सिंह धामी जो प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री के तौर पर, और साथ साथ जो विपक्ष है, चाहे उसमें नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या हो, प्रदेश अध्यक्ष करण मारा हो या जो प्रत्याशी मनोज रावत है, तीनों आज नामांकन के बाद जो जनसभा है और साथ साथ जो रैली है वो निकालते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहा जा सकता है जो सरगर्मियां तेज हो गई है। ठीक है, कुलदीप आपके पास आते हैं, क्योंकि देखिए लगातार अगर आशा नौटियाल वर्सेस यहाँ पर बातचीत की जाए मनोज रावत की, तो किस तरीके से इन दोनों के बीच का ये जो मुकाबला है वो देखने को मिल रहा है और कांग्रेस के लिए ये सीट जीतना कितना जरूरी माना जा सकता है? देखिए दीपिका, क्योंकि कल देर शाम को भारतीय जनता पार्टी ने पूरे मंथन के बाद ये टिकट फाइनल किया है। आज से पहले से कयास लगाए जा रहे थे कि आशा नौटियाल को ये टिकट मिलेगा। हालांकि भाजपा की ये परिपाटी भी रही है कि वो मृतक आश्रितों को ज्यादा टिकट देती है, लेकिन इस बार क्योंकि केदारनाथ की सीट भाजपा के लिए प्रतिष्ठा का सवाल था, पिछले दिनों जो तमाम मुद्दे केदारनाथ धाम से निकल कर आए, चाहे वो यात्रा डाइवर्ट करने का मामला हो या फिर केदारनाथ की शिला दिल्ली में ले जाने का मामला हो या फिर सोना विवाद का मामला हो, वही ऐसे विवाद रहे हैं जिन्होंने न केवल भाजपा बल्कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कुर्सी तक को हिला दिया था एक तरह से। तो ये पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल था। और दूसरी तरफ जो कांग्रेस ने एक नारा दिया था कि अयोध्या के बाद बद्रीनाथ और बद्रीनाथ के बाद अब केदारनाथ को फतह करने की बारी है, तो इस लिहाज से भी भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को काफी महत्वपूर्ण मान रही थी और इसका एक बड़ा संदेश आने वाले 2027 की विधानसभा चुनावों में भी जाएगा। तो इस लिहाज से भारतीय जनता पार्टी को चाहिए था कि इस सीट पर वो कोई भी ऐसा फैसला ना ले जहां उसको हार का मुंह देखना पड़े, और इसीलिए उनको यहाँ पे जिताऊ कैंडिडेट चाहिए था। और भाजपा में बड़ी जदोजहद और बड़ा मंथन के बाद कल देर शाम को आशा नौटियाल के नाम पर मुहर लगी और आज आशा नौटियाल ने नामांकन कर दिया है। उनके साथ सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर आए हुए थे। उसके साथ ही अनिल बलौनी जो गढ़वाल के सांसद हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक सहित तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की फौज एक तरह से कहेंगे यहाँ केदारनाथ विधानसभा में अब पूरी फतह करने की आ गई है। लेकिन उसके साथ साथ कांग्रेस के जो पूर्व विधायक मनोज रावत रहे हैं, मनोज रावत कांग्रेस में भी एक तरह से, क्योंकि कांग्रेस के पास शेरों की कमी थी केदारनाथ की सीट पर, खासतौर पे मनोज रावत के अलावा कोई ऐसा चेहरा नहीं था। हालांकि हरक सिंह रावत के नाम पर जरूर मंथन किया जा रहा था, लेकिन बाहरी और भीतरी होने की वजह से हरक सिंह रावत को टिकट नहीं मिल पाया। खासतौर पे पिछले कुछ सालों से हरक सिंह रावत सक्रिय राजनीति से दूरी भी बनाई हुई है, इस लिहाज से भी उनको टिकट नहीं मिला है। मनोज रावत क्योंकि सदन में क्षेत्रीय मुद्दों को बेबाकी से उठाने के मामले में जाने जाते हैं और उसके साथ साथ हालांकि नाराजगी ये भी रही है कि मनोज रावत जनता के बीच कम रहते हैं, लेकिन तमाम चीजों को देखते हुए भी मनोज रावत को टिकट दिया गया। हालांकि अब ये मुकाबला काफी दिलचस्प लग रहा है और मुख्य मुकाबला दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के बीच है, भाजपा और कांग्रेस। हमने जो पिछला चुनाव देखा था 2022 में, तो वहां पर त्रिकोणीय मुकाबला हमें देखने को मिला था। निर्दलीय कुलदीप रावत ने काफी परेशान दोनों राष्ट्रीय दलों को किया था, लेकिन इस बार जो कुलदीप रावत है वो भी भारतीय जनता पार्टी के खेमे में आ गए हैं। तो इस लिहाज से भी भारतीय जनता पार्टी अपना ठीक है कुलदीप,
ठीक है तुषार, अगर बात यहाँ पर करें जिस तरीके से हमने पिछले चुनाव को देखा तो कांग्रेस के लिए कुछ खास रिजल्ट नहीं देखने को मिला। अब ऐसे में कितनी चुनौतियां कांग्रेस के लिए बढ़ जाती है? देखिए बिल्कुल, अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कई मुश्किलें उनके सामने आई है। जब से 2016 में हरीश रावत की सरकार गिरी है, उसके बाद से जब 2017 में दोबारा भारतीय जनता पार्टी आई और सत्ता में रही, उसी के बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी का ये दूसरा कार्यकाल है। अगर लगातार की बात की जाए, क्योंकि मिथ्या भी तोड़ा था मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बार 2022 विधानसभा चुनाव में कि जो लगातार कि उत्तराखंड में देखा जाता था कि एक बार जो विपक्षी दल होगा वो जीतेगा और एक बार जो सत्ताधारी सरकार है, यानी कि भाजपा और कांग्रेस की बार बार की सरकार रही है। लेकिन इस बार 2022 विधानसभा चुनाव में ये मिथ्या तोड़ा गया और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी दोबारा सरकार बनाई। तो कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी काफ़ी स्ट्रांग नजर आ रही थी। लोकसभा चुनाव में 5 लोकसभा सीटें यहाँ पर जीती गई। कहीं आशंका लगाई जा रही थी कि 2 सीटों का नुकसान इसमें हो सकता है, लेकिन फिर भी जो भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन है, अनुशासन है, वो पूरी तरह से इस चुनावों में देखने को मिला। साथ साथ हरिद्वार जिला पंचायत चुनाव 2022 में ही हरिद्वार का चुनाव हुआ था जिला पंचायत, उसमें भी जो फ्लक्चुएशन है काफ़ी देखने को मिलती है। कभी भी भारतीय जनता पार्टी का वहाँ पर जो अध्यक्ष है जिला पंचायत में वो नहीं बना था, लेकिन इस बार भी वो 2022 में भी वो मिथ्या तोड़ा गया। जो हरिद्वार का जिला पंचायत है वहाँ पर जो अध्यक्ष है वो भारतीय जनता पार्टी का बनाया गया। तो कहा जा सकता है प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा है भारतीय जनता पार्टी का और कांग्रेस का मनोबल हमेशा से टूटता है। लेकिन जिस तरह से मंगलौर और बद्रीनाथ में जीत हासिल करी है, अभी कुछ दिनों माफ़ कीजिएगा इसी साल उपचुनाव हुए हैं और कहीं ना कहीं जो पार्टी का मनोबल है इससे कहीं ना कहीं एकजुट हुआ है। जो कहा जाता था कि जो एकजुटता के साथ जो पहले चुनाव नहीं लड़े गए, लेकिन मंगलौर और बद्रीनाथ का चुनाव उसी हिसाब से लड़ा गया। कांग्रेस के अंदर यही कॉन्फिडेंस है कि जो ये उपचुनाव में जो जीत हमको मिली है उसे कंटिन्यू किया जाए और उसी के तहत भारतीय जनता पार्टी भी ये मिथ्या तोड़ना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी बहुत स्ट्रांग नजर आ रही है, बूथ स्तर के तहत वहाँ पर कार्य किया गया है। अब देखना होगा जब 20 तारीख होगी तो आम जनता का जो रुझान है वो किस पार्टी की तरफ जाता है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जनता का फैसला आखिर क्या होता है वो पता चल ही जाएगा। कुलदीप, चलिए ठीक है कुलदीप, साथ ही साथ अगर यहाँ पर बातचीत करें, जिस तरीके से माहौल देखने को मिल रहा है, मुद्दे क्या कुछ बेस हैं, मुद्दे कौन से उठाए जा रहे हैं इस चुनाव को लेकर? देखिए दीपिका, केदारनाथ उपचुनाव में खासतौर पे स्थानीय रोजगार के मुद्दे इस बार बड़ी तेजी से उभरे हैं, क्योंकि केदारनाथ यात्रा केदार घाटी की आर्थिकी की रीढ़ मानी जाती है और केदारनाथ धाम में जिस पर शुरुआती तौर में जब सबसे ज्यादा तीर्थ है, क्योंकि पिछले साल की अगर हम बात करें तो 21 लाख तीर्थयात्रियों ने बाबा केदारनाथ के दर्शन किए थे, लेकिन इस बार वही आंकड़ा घट के 14 लाख पे सिमटा हुआ है, 14-15 लाख के करीबन इस बार। तो इस लिहाज से इसको देखिए तो शुरुआत में एक आरोप भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे जरूर लगे हैं कि उन्होंने खासतौर पे मुख्यमंत्री धामी के लिए ये कहा गया है कि उन्होंने यात्रा को डाइवर्ट कैथी धाम के लिए किया है। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा इस बार केदारनाथ घाटी में लोगों के अंदर रोष है, क्योंकि लोगों ने जो लोन लिए थे, होटल ढाबे चलाए थे, घोड़े खच्चर संचालकों ने जो अपने घोड़े खच्चरों के लिए लोन लिया था, वो लोन मूलधन राशि वो हासिल नहीं कर पाए। इस लिहाज से ये मुद्दे काफी महत्वपूर्ण। बिल्कुल, कई तरह के मुद्दे हैं जो कहीं ना कहीं बीजेपी की बात हो या फिर कांग्रेस की बात हो, दोनों जो राजनीतिक पार्टियां हैं इस केदारनाथ उपचुनाव सीट को लेकर उठाती हुई नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी को विस्तार से साझा करने